भारत की राजनीति में महिलाओं को बराबरी का हक देने का एक बहुत बड़ा वादा किया गया। लेकिन वो वादा एक ऐसी पहेली में उलझ गया है जो देश के पूरे पॉलिटिकल मैप को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो आज हम महिला आरक्षण कानून के पीछे छिपे इसी कॉम्प्लेक्स मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। 33% 2023 में दशकों के इंतजार के बाद एक ऐतिहासिक कानून पास हुआ। ये कानून भारत की लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करता है। सोचिए, जिस देश में महिला सांसदों की संख्या हमेशा से ही कम रही है, वहां ये जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक क्रांतिकारी कदम माना गया। तो सवाल ये है, और बहुत सीधा सा सवाल है, कि अगर कानून 2023 में पास हो गया तो फिर अब तक लागू क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब ये है कि इस कानून की चाबी, आप कह सकते हैं, दो और बहुत बड़ी नेशनल प्रक्रियाओं के हाथ में है, और बस यहीं से सारी कहानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे उस वादे और उसके पैराडॉक्स से, फिर बात करेंगे परिसीमन की। ये शब्द बहुत जरूरी है। देखेंगे कि कैसे ये मुद्दा नॉर्थ और साउथ इंडिया को आमने सामने ला खड़ा करता है, और फिर सरकार के प्रस्तावित सॉल्यूशन पर नजर डालेंगे और ये भी जानेंगे कि उसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। देखिए, 2023 में जब ये कानून पास हुआ तो बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा वादा था। लेकिन जैसा कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स, इसकी शर्तों ने ही इसे एक बहुत बड़े पैराडॉक्स, एक विरोधाभास में फंसा दिया। असल में कानून के अंदर ही एक कैच है, एक शर्त, कि ये लागू तभी होगा जब दो चीजें होंगी। पहले, देश में एक नई जनगणना मतलब सेंसस, और दूसरी, उस सेंसस के आधार पर एक परिसीमन एक्सरसाइज मतलब सीटों की बाउंड्री को फिर से बनाना। और यकीन मानिए, सारी की सारी मुश्किल की जड़ यहीं पर है। और इसी से हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, परिसीमन की दुविधा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, लेकिन आज ये इस पूरे मुद्दे का सेंटर पॉइंट बन चुका है। तो ये परिसीमन आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है देश के चुनावी नक्शे को, इलेक्टोरल मैप को अपडेट करना। और इसके पीछे एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है, वन वोट वन वैल्यू, मतलब हर वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। तो जैसे जैसे देश की आबादी घटती बढ़ती है, ये जरूरी हो जाता है कि हर एमपी लगभग बराबर लोगों को रिप्रेजेंट करे। ये तो आप कह सकते हैं हमारे लोकतंत्र की नींव है। लेकिन अब यहाँ एक चौंकाने वाली बात आती है। क्या आप जानते हैं कि भारत का ये चुनावी नक्शा पिछले 50 साल से, जी हाँ 50 साल से, बदला ही नहीं है। 1976 में सीटों की संख्या को 1971 के सेंसस पर फ्रीज कर दिया गया था। अब आप पूछेंगे क्यों? वजह ये थी कि जो राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल पर अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें सजा न मिले, उनकी सीटें कम न हों। फिर 2001 में इस रोक को 2026 तक के लिए और बढ़ा दिया गया, और अब 2026 दरवाजे पर है, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान भी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे, कह सकते हैं, नाजुक मोड़ पर, नॉर्थ वर्सेस साउथ। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल विभाजन नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग डेमोग्राफिक कहानियों का नतीजा है, जिसने एक गहरे राजनीतिक टकराव को जन्म दे दिया है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। अगर आबादी के हिसाब से सीटें फिर से बांटी गईं तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश को मिलेंगी 17 सीटें ज्यादा, बिहार को 11 सीटें ज्यादा, और दूसरी तरफ तमिलनाडु अपनी 9 सीटें खो देगा और केरल 6। मतलब साफ है, पार्लियामेंट में पावर का जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा नॉर्थ इंडिया की तरफ झुक जाएगा। तो अब यहाँ दो बहुत मजबूत सिद्धांत आपस में टकरा रहे हैं। साउदर्न स्टेट्स का आर्ग्यूमेंट है, हमने देश की पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को माना, उसे सफल बनाया, तो क्या अब हमें इसकी सजा मिलेगी? और ये सवाल जायज है। वहीं नॉर्दर्न स्टेट्स का कहना है, भाई लोकतंत्र का मतलब ही है वन पर्सन वन वोट, जहां ज्यादा लोग वहां ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। तो ये फेडरलिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी की एक क्लासिक डिबेट बन गई है। तो इस पॉलिटिकल डेडलॉक को तोड़ने के लिए अब सरकार एक सोल्यूशन लेकर आई है, एक ऐसा रास्ता जिससे 2029 के इलेक्शन से पहले महिला आरक्षण लागू हो सके। तो चलिए देखते हैं ये प्रपोज सोल्यूशन आखिर है क्या। क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्टकट है? ये थोड़ा दिलचस्प है। प्लान ये है कि 2023 में जो कानून बनाया था, अब उसी कानून में एक और बदलाव किया जाए। मतलब सरकार ने जो शर्त कुछ साल पहले खुद ही डाली थी, अब उसी शर्त को हटाने की बात हो रही है। एक तरह से एक अमेंडमेंट टू दी अमेंडमेंट। इस प्लान में मोटे तौर पर 3 बातें हैं। स्टेप 1,
सीटों की संख्या पर जो 50 साल पुरानी रोक है उसे हटा दो। स्टेप 2, नए सेंसस का इंतजार मत करो, 2011 का जो पुराना सेंसस है उसी का डेटा इस्तेमाल कर लो। और स्टेप 3, लोकसभा में सीटों की कुल संख्या ही बढ़ा दो। ठीक है, इस सॉल्यूशन से महिला आरक्षण तो शायद लागू हो जाएगा, लेकिन हर शॉर्टकट के कुछ नतीजे होते हैं और यहाँ कुछ बहुत बड़े सवाल और नई मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। अभी हमारी लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550। ये नंबर हम सब जानते हैं, दशकों से यही हमारी राजनीति का बेस रहा है। और अब जो नया प्रस्ताव है उसके हिसाब से ये संख्या 550 से बढ़कर सीधे 850 हो जाएगी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंडियन पार्लियामेंट के इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। एक ऐसा बदलाव जो पावर इक्वेशंस को हमेशा के लिए बदल देगा। डाउन टू अर्थ का ये कोट इस पूरी दुविधा को एकदम सही तरीके से बताता है। ये एक ट्रेड ऑफ है, एक समझौता, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी। आप महिला आरक्षण जल्दी लागू करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आप डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की एक्यूरेसी से समझौता कर रहे हैं। सोचिए, 2029 में जो चुनाव होंगे वो 2011 के डेटा पर होंगे, मतलब 18 साल पुराने डेटा पर। और सवाल सिर्फ इतने ही नहीं हैं। सोचिए, क्या 18 साल पुराने डेटा से बनी कंस्टिट्यूएंसीज आज की हकीकत को दर्शा पाएंगी? बिल्कुल नहीं। फिर जब लोकसभा इतनी बड़ी हो जाएगी तो राज्यसभा का क्या होगा? उसकी ताकत तो अपने आप कम हो जाएगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज 81 से बढ़कर 122 तक हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, 850 एमपीज की भीड़ में क्या किसी एक सांसद को अपनी बात रखने का उतना ही मौका मिलेगा जितना आज मिलता है? तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं, एक बहुत मुश्किल चुनाव। एक तरफ है लैंगिक समानता जो हमें अभी चाहिए, और दूसरी तरफ है बिल्कुल सटीक प्रतिनिधित्व। तो क्या हम जेंडर पैरिटी के लिए एक इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन से काम चला लें, या फिर परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन का इंतजार करें जिसमें न जाने और कितने साल लग जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारे लोकतंत्र का आने वाला कल लिखेगा।